हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो की क्लास के अंदर। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर अवकलन के बारे में डिस्कस किया था और कंप्लीट हमने अवकलन को कर लिया था। जितना आपका फिजिक्स के अंदर यूज आता है उसके फॉर्मूले वगैरह सारे हमने ट्राई कर लिए थे और उसके साथ ही मैंने काफ़ी सारे आपको सोल्ड एग्जाम्पल भी बता दिए थे जो इस टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं या जिस टाइप के अवकलन हमारे फिजिक्स के अंदर यूज आते हैं वो ज़्यादातर मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर बीच के अंदर कोई और भी टॉपिक जो है या कोई और भी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन रह जाता है तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये अवकलन का कोई अलग सा नियम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तो बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो आता है अवकलन का बिल्कुल उल्टा, यानी अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। अवकलन के अंदर हम क्या कर रहे थे, अवकलन के अंदर हम बोल रहे थे कि कोई आपके पास बड़ी क्वांटिटी है और इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ रहे हो। अब समाकलन के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट का मतलब आपके पास कई सारी छोटे क्वांटिटीज हैं और आप उन सब को मिलाकर एक बड़ी क्वांटिटी बना रहे हो। तो मैं बोल सकता हूं कि वो जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है समाकलन या इंटीग्रेशन। अब समाकलन का बेसिक अगर मीनिंग कोई हमसे पूछे तो समाकलन का बेसिक मीनिंग हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर कोई बड़ी क्वांटिटी बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सम कर रहे हैं। तो समाकलन का बेसिक मीनिंग जो होता है वो एक तरह से योग करना या सम करना भी होता है। तो योग हम अलग अलग छोटे छोटे क्वांटिटीज का करेंगे और उससे हम एक बड़ी क्वांटिटी बनाएंगे। तो अगर समाकलन के बारे में हमें देखना हो तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है आपके पास समाकलन या इंग्लिश के अंदर मैं इसे बोलूं तो इसे बोला जाता है इंटीग्रेशन। मैथ्स के अंदर बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है, 12th क्लास के अंदर आपके पास आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपने पास छोटा सा इसका पार्ट है जो यूज होता है और इंटीग्रेशन का जो मेजर रोल होता है, ज़्यादातर यूज जो होता है वो 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का इतना ज़्यादा रोल नहीं देखा जाता जितना 12th क्लास के अंदर होता है। 12th क्लास के अंदर हम इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो देखेंगे। लगभग हर चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या आपको कोई ना कोई डेरिवेशन जरूर मिल जाएगा। अब थोड़ा बहुत यूज जो है वो अपने पास 11th के अंदर भी होता है। तो अगर हम बात करें समाकलन की, इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर मैं इसका साधारण भाषा के अंदर मीनिंग बताऊं, अगर इस इंटीग्रेशन का साधारण भाषा के अंदर मैं मीनिंग बताऊं तो मैं क्या लिखूंगा कि साधारण भाषा के अंदर हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है योग करना। यानी आप छोटे छोटे कई सारी आपके पास टुकड़े हैं और उन सब का योग करके आप एक बड़ी क्वांटिटी या बड़ा टुकड़ा जो है वो बना रहे हैं। तो साधारण भाषा में मैं समाकलन को क्या बोलूंगा, योग करना। या फिर मैं इसको अवकलन के आधार पर बोल दूं कि अवकलन का विपरीत। अवकलन के अंदर जो फॉर्मूले हम लोग काम में लेते हैं, कई सारे फॉर्मूलों के अंदर बिल्कुल विपरीत कर देंगे तो वही इंटीग्रेशन का या समाकलन का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। और बेसिक डेफिनेशन की भी बात करें तो अवकलन का मतलब टुकड़ों में तोड़ना और समाकलन का मतलब उन्हीं टुकड़ों को वापस से जोड़ना होता है। तो मैं बोलूंगा कि अवकलन का बिल्कुल विपरीत क्या होता है, समाकलन होता है। साधारण भाषा में मीनिंग क्या बताएं इसका, योग करना। अब समाकलन जो है, अगर हम समाकलन की बात करें तो समाकलन जो आपके पास है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके, एक को बोला जाता है अनिश्चित समाकलन, एक को बोला जाता है अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा जो समाकलन का प्रकार होता है इसे हम बोलते हैं निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन।
अब अगर हम निश्चित और अनिश्चित की बात करें तो निश्चित को जो क्या बोला जाएगा, निश्चित को बोला जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। अब देखो, अगर हम निश्चित और अनिश्चित की बात करें तो समाकलन जो है वो आपके पास एक ही तरीके से आप उसे सोल्व करते हो। अगर अनिश्चित और निश्चित समाकलन है तो इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो आपका मैथ के अंदर है। मैथ के अंदर हम लोग बोलते हैं कि अनिश्चित समाकलन है तो उसको कैसे सोल्व करना है, निश्चित समाकलन है तो उसको कैसे सोल्व करना है। लेकिन हम लोग केवल टाइप पढ़ रहे हैं तो टाइप के अंदर मैं बोलूँगा कि समाकलन दो प्रकार का होता है, एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। अब अनिश्चित और निश्चित क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक जो बात है वो बताना चाह रहा हूँ ग्राफ के यूज से, कि हमने बोल दिया कि आपके पास एक कोई राशि है, ठीक है, आपके पास एक कोई राशि है और इस राशि का जो ग्राफ आपके पास बन रहा है, इस राशि का कोई ग्राफ जो आपके पास बन रहा है वो इस तरीके का ग्राफ जो है वो आपके पास बन रहा है। अब अगर मुझे समाकलन करना है इसी भौतिक राशि का जिसका ये ग्राफ है तो मैं कहूँगा समाकलन का मतलब होता है योग करना। क्या मतलब होता है? योग करना। तो मैं क्या कहूँगा, मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, ठीक है, इसका एक मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया जिसे हम बोलेंगे अल्पांश। इसे हम क्या बोलेंगे? अल्पांश बोलेंगे, यानी छोटा सा भाग जो हम लेते हैं इसे हम बोलते हैं अल्पांश। और मैं बोलूँगा कि ये जो पूरा का पूरा आपके पास जो राशि है, जो क्वांटिटी है, वो इन्हीं अल्पांशों से मिलकर बनी हुई होती है, इन्हीं अल्पांशों से मिलकर वो बनी हुई होती है। जैसे मैंने यहाँ पर अल्पांश ले लिया, फिर मैं इसके पास में एक और इतने ही चौड़ाई का अल्पांश ले लूँ, फिर इतनी चौड़ाई का फिर अल्पांश ले लूँ, ऐसे ही बहुत सारे अल्पांश मैंने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि उन सब अल्पांश का अगर मैं योग कर दूं तो वो ही क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। अब इन सारे अल्पांश का अगर मैं योग करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये जो यहाँ पर आपके पास क्षेत्र बन रहा है, ये जो ग्राफ द्वारा गिरा हुआ क्षेत्रफल बन रहा है पूरा का पूरा, ये उसके समाकलन के तुल्य होगा। यानी अगर मैं आपको कोई भी फलन दे दिया, फलन अगर आपको किसी भी तरीके से दे रखा है उसने बिना डायग्राम के, तो मैं बेसिक तरीके जो हैं समाकलन के जो फॉर्मूले उनका यूज करके सोल्व कर लेता हूं। अगर हम उसी बात का मीनिंग ग्राफ के साथ देखें तो मैं बोलूंगा कि हम क्या करते हैं, ये छोटे छोटे अल्पांश जो हैं, इन छोटे छोटे अल्पांश को जोड़कर हम लोग समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। तो जब मैं इन छोटे छोटे अल्पांश को जोड़ूंगा तो जोड़ने पर ये जो कंप्लीट क्षेत्रफल है वही इसका क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि इस अल्पांश को हमें कहां से लेकर कहां तक जोड़ना है, तो मैं कहूंगा अल्पांश को हम लोग यहां से, इसको हमने बोल दिया कि ये आपके पास एक कोई मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु से लेकर मैंने बोल दिया कोई दूरी है x, तो मैं बोलूंगा अल्पांश का हम योग कर रहे हैं 0 से लेकर x तक। तो 0 से लेकर x तक जब मैं अल्पांशों का योग करूंगा तो वो समाकलन के तुल्य हो जाएगा, या वो जो क्षेत्रफल बनेगा वो समाकलन के तुल्य हो जाएगा। अब अगर यहां पर हम बात करें कि 0 से लेकर और x तक हम लोग क्या कर रहे हैं? अल्पांशों का योग कर रहे हैं, यानी 0 से x तक हम समाकलन कर रहे हैं या योग कर रहे हैं। तो 0 से x तक जब हम समाकलन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा 0 जो है वो इस समाकलन की निम्न सीमा है। 0 जो है वहां से समाकलन करना शुरू कर रहे हैं, तो 0 जो है वो क्या है? समाकलन की निम्न सीमा, यानी निचली सीमा जहां से समाकलन शुरू हो रहा है। और x जो है वो इस समाकलन की उच्च सीमा है, यानी यहां तक हम योग कर रहे हैं या यहां तक हम
समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड जो हमारे पास आया है वो क्या है, सीमा। तो सीमा जो है वो सीमा क्या होती है, सीमा क्या होगी कि सीमा होगी कि आप किसी भी फलन का समाकलन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो। तो कहाँ से कर रहे हो वो तो हो जाएगी निम्न सीमा, और कहाँ तक कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, उच्च सीमा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर काम में लेंगे इस वाली सीमा को कि निम्न सीमा और उच्च सीमा। यदि किसी समाकलन को किसी बंदिश में किया जाए, किसी बंदिश में किया जाए, बंदिश का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई समाकलन की सीमा का निम्न मान है और कोई समाकलन की सीमा का उच्च मान है, यानी हमने समाकलन को बांध दिया है कि समाकलन यानी योग करना, और कहां से कहां तक योग कर रहे हैं, एक हमने 0 बिंदु ले लिया या O बिंदु ले लिया, दूसरा बिंदु ले लिया X, यानी 0 से X तक की आपको समाकलन करना है। तो जब हम समाकलन को किसी सीमा के अंदर ज्ञात करते हैं, ये सीमाएं हो गई दोनों, तो मैं बोलूंगा समाकलन को जब हम किसी सीमा के अंदर ज्ञात करते हैं तो वो समाकलन बोला जाता है निश्चित समाकलन, यानी वह समाकलन जिसमें हम किसी सीमा के अंदर समाकलन ज्ञात करते हैं वो क्या बन जाएगा, आपके पास निश्चित समाकलन बन जाएगा। और अनिश्चित समाकलन की बात करें तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर आप सीमा को हटा दो, कोई भी सीमा नहीं है, आपको सीधा सीधा बोल दे कि इसका योग करना है, इसका समाकलन करना है। आपको ये नहीं बोलता कि भाई कहां से लेकर कहां तक समाकलन करना है, यानी कोई सीमाएं आपको नहीं देता। तो मैं बोलूंगा ऐसा समाकलन जिसके अंदर सीमाएं नहीं हो वो समाकलन कहलाता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित का मतलब क्या हो गया कि उसकी सीमाएं निश्चित नहीं है। तो अगर सीमा हो, किसी बाउंड्री के अंदर हम समाकलन करें तो वो होता है निश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन कौन सा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं हो, तो वो हो जाता है आपके पास अनिश्चित समाकलन। तो हमने क्या कहा, समाकलन जो है वो 2 प्रकार का होता है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित की अगर हम बात करेंगे तो मैंने क्या बताया कि अगर सीमाएं निश्चित ना हो, यानी हम बोल देंगे कि मुझे इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु नहीं पता, अंतिम बिंदु नहीं पता, केवल क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है इसका समाकलन करो, तो हमने बोल दिया कि वो जो समाकलन है वो कौन सा होगा, अनिश्चित समाकलन होगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि इस समाकलन का मान 0 से लेकर 3 तक ज्ञात करो, 0 से लेकर a तक ज्ञात करो, 0 से y तक ज्ञात करो, x से y तक ज्ञात करो, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आपको सीमाएं दी हुई है और सीमा के अंदर जो समाकलन किया जाता है उसे हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो समाकलन के दोनों पार्ट जो हैं वो आपके क्लियर हुए कि निश्चित क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है। अब हम इसकी जो बेसिक फॉर्मूला होता है या बेसिक इसका नोटेशन जो होता है, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, तो वो नोटेशन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो समाकलन को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उस रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो हम देख रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि सीमा जो है वो किस प्रकार से लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बोलते हैं समाकलन का निरूपण, यानी जैसे हमने अवकलन के अंदर देखा था कि अवकलन का कैसे पता चलेगा, तो मैं बोलूंगा d बटे में d लिखा हुआ हो तो मैं बोलूंगा अवकलन हो रहा है, ऊपर जो राशि है इसका अवकलन हो रहा है, नीचे जो राशि है इसके सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम समाकलन के निरूपण की बात करें तो समाकलन को जो है वो किस तरीके से निरूपित किया जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि अनिश्चित समाकलन जो होता है जिसके अंदर सीमाएं जो है वो निश्चित ना हो, तो अनिश्चित समाकलन जो है इसके लिए हम काम में लेते हैं इस तरीके का एक चिन्ह।
ये समाकलन का निरूपण होता है। अब समाकलन जो है वो ये है अनिश्चित, कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो कहीं पर, ठीक है, केवल ये जो आकृति है ये बनी हुई और आगे जो पद है आपके पास, जो मैं नोटेशन आपको बताऊंगा आगे, केवल आपको ये देखना है कि अगर केवल ये चिन्ह आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर नजर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये चिन्ह नजर आ गया, इसका मतलब समाकलन क्या है, अनिश्चित समाकलन है, या अनिश्चित समाकलन को इस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। अगर निश्चित समाकलन होगा, निश्चित समाकलन होगा, निश्चित का मतलब क्या हो गया कि किसी सीमा के अंदर समाकलन हम लोग कर रहे हैं, किसी सीमा के अंदर हम समाकलन कर रहे हैं, तो मैं चिन्ह ऐसा लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा कि हम उस समाकलन का मान कहां से कहां तक ज्ञात कर रहे हैं, तो कहां से यानी वो हो गई उसकी निम्न सीमा और कहां तक वो हो गई उसकी उच्च सीमा। तो मैं कहूंगा कि अगर नीचे की ओर उसकी निम्न सीमा लिखी हुई हो, ऊपर की ओर अगर उसकी उच्च सीमा रखी हुई हो, तो मैं बोलूंगा ये जो समाकलन है इसको बोला जाता है निश्चित समाकलन। जैसे कई एक एग्जाम्पल हम लोग बोले, आपको सीधा सीधा दे दिया कि समाकलन करो 5x का, तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये अनिश्चित समाकलन है, ठीक है। अगर हम बात करें कि समाकलन 1 से लेकर 3 5x, तो यहाँ पर देखो निम्न सीमा उच्च सीमा ये बन गई, इनके मान कैसे भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये निश्चित समाकलन है। अब एक और वर्ड काम में आता है कि बंद पृष्ठ में समाकलन, बंद पृष्ठ में समाकलन। अब बंद पृष्ठ में समाकलन का मतलब क्या है, बंद पृष्ठ में समाकलन का मतलब क्या होता है कि कोई आपके पास 3D शेप है, त्रिविमीय आकृति है जो चारों ओर से घिरी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर अगर आप किसी राशियों का या किन्हीं राशियों का समाकलन करते हो तो हम बोलते हैं कि वो जो समाकलन है इसे बोला जाता है बंद पृष्ठ में समाकलन या बद्ध समाकलन, बंद पृष्ठ में समाकलन या बद्ध समाकलन। और इसको निरूपित कैसे किया जाता है, वही चिन्ह होता है आपके पास और बीच में एक सर्कल यानी वर्त का आकार बना दिया जाता है। तो इसको ऐसा आपको कहीं पर भी नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो समाकलन हो रहा है वो बंद पृष्ठ में समाकलन हो रहा है और उसी समाकलन को इससे निरूपित हमें कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर नोटेशन हमने देख लिया कि निरूपित कैसे हम लोग करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि कोई भी फलन आपके पास है तो उस फलन को इस नोटेशन के साथ, इस निरूपण के साथ किस तरीके से लिखा जाएगा और आपको कैसे पता चलेगा कि समाकलन कैसे करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि किसी फलन का समाकलन, ठीक है, नोटेशन कैसे दिया जाता है, कैसे निरूपित किया जाता है। तो हमने बोल दिया कि हमारे पास एक फलन जो है वो फलन है f(x). क्या फलन है आपके पास, f(x). अब मैं बोलूंगा कि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ी एक क्वांटिटी बना रहे हैं तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो किसके पदों में है, तो मैं बोलूंगा कि वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो x के पदों में है। तो मैं क्या बोलूंगा इसे कि फलन f(x) का समाकलन x के सापेक्ष, यानी हम x के पदों को मिलाकर उनका योग करके एक फलन बना रहे हैं f(x). तो इसको कैसे निरूपित किया जाएगा, तो मैं कहूंगा अगर अनिश्चित समाकलन है तो अनिश्चित समाकलन को निरूपित किया जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले किसका समाकलन कर रहे हैं, तो हमें बड़ी राशि कौन सी बनानी है, f(x) बनानी है। किसके पदों का योग कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा x के पदों का योग कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर लगा दिया dx। तो dx का मीनिंग क्या हो गया कि
fx का x के सापेक्ष समाकलन या fx फलन का x के सापेक्ष निश्चित समाकलन, ये इसका निरूपण हो गया। अगर आपके पास निश्चित समाकलन हो तो मैं कहूंगा समाकलन, मान लो निम्न सीमा का मान y1 है, उच्च सीमा का मान y2 है, तो मैं लिखूंगा y1 से y2 जो आप फलन बना रहे हो या जिस फलन का आपको समाकलन करना है वो फलन, और साथ में आ गया dx, x का मीनिंग x के पदों में आप fx को बना रहे हो या x के सापेक्ष आप fx का समाकलन कर रहे हो। तो अगर कहीं पर इस तरीके का नोटेशन आपको मिल जाए, कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर fx का x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अब अगर मैं इस बात को भूल जाऊं तो आपको कोई भी फलन दे दे, मान लो आपके पास जो फलन है वो फलन हो आपके पास y² प्लस 4y, ये आपके पास कोई फलन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको y से मिलाकर इन्हें बनाना है, मतलब फलन y² प्लस 4y का y के सापेक्ष समाकलन आपको बताना है, y के सापेक्ष समाकलन आपको बताना है। तो मैं क्या बोलूँगा, क्या लिखूँगा इसको, मैं लिखूँगा समाकलन का चिन्ह आ गया, फलन क्या है, फलन है y² प्लस में 4y, ठीक है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा dy, यानी y के सापेक्ष हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो ये समाकलन हमने इस तरीके से निरूपित कर दिया। तो कोई भी फलन आपको दे और बोले कि इस फलन का समाकलन करो, तो उस फलन का जो समाकलन है वो नोट करने का तरीका या दर्शाने का जो तरीका है वो इस प्रकार का होता है। तो अब मैंने जो है वो आप लोगों को समाकलन के प्रकार बता दिए, उसको निरूपित करने के तरीके बता दिए। तो अब हम ये देखते हैं कि समाकलन के नियम क्या क्या होते हैं या कैसे समाकलन किया जाता है। तो अगर हम समाकलन के नियम की बात करें कि समाकलन जो है वो क्या क्या होते हैं, तो समाकलन के नियम हम लोग अब पढ़ने शुरू करेंगे। फर्स्ट नियम जो है वो आप याद करो, अवकलन के अंदर क्या था, हमने पढ़ा था कि अवकलन के अंदर जो हम करते हैं अवकलन, फर्स्ट आपके पास जो नियम था वो क्या था कि x की घात n का अवकलन कितना होगा, ठीक है। तो x की घात n का अवकलन हमने कितना लिखा, हमने लिखा था n x की घात n माइनस 1, यानी घात पहले आ जाती है और x की एक घात जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर हम समाकलन के जो नियम हैं उन समाकलन के नियम के अंदर सबसे पहला नियम वही पढ़ना चाहें, तो समाकलन के नियम के अंदर सबसे पहला जो नियम है वो वही पढ़ना चाहिए जो हमने अवकलन के अंदर पढ़ा था। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको बोल दे समाकलन किसका, x की घात n का, किसके सापेक्ष, मैं बोलूँगा x के सापेक्ष, x की घात n का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये समाकलन का मान होता है आपके पास x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c, क्या होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, यानी एक घात बढ़ जाती है और जो घात अब बढ़कर बनी है वो घात कहाँ पर आ जाती है, नीचे आ जाती है। अब ये जो c है यहाँ पर वो क्या है, तो c जो है इसको बोला जाता है समाकलन नियतांक, इसको क्या बोला जाता है, समाकलन नियतांक। ये आया क्यों यहाँ पर, ठीक है। अगर उसका हम रीजन देखें तो हमने क्या बोला था कि समाकलन बिल्कुल उल्टा होता है अवकलन का, ठीक है। यानी मैं बोलूंगा कि अगर हम इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन करने पर यही पद आना चाहिए, ठीक है, और इसका समाकलन करें तो ये पद आना चाहिए। तो अगर मैं इसका अवकलन करता हूं और यही पद आए मेरे पास, तो मैं कहूंगा कि जब मैं इसका अवकलन करूं, ठीक है, केवल इसका अवकलन करूं तो भी मेरे पास x की घात n आ जाएगा।
लेकिन अगर बाई चांस यहां पर कोई अचर राशि हो तो वो कहां जाएगी, क्योंकि उसका तो अगर मैं अवकलन करूंगा तो कितना बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, तो वो तो गणना के अंदर आया ही नहीं है यहां पर। तो मैं एक अपनी तरफ से एक नियतांक एज्यूम करके चलता हूं। ध्यान से सुनना, अपनी तरफ से मैं एक अचर राशि जो है या नियतांक जो है वो एज्यूम करता हूं, और वो हम यहां पर लिख देते हैं प्लस सी बनाकर। अब सी के मान के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई कंडीशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं निश्चित समाकलन की, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर हमने समाकलन कर दिया। समाकलन के बाद में आपको हमेशा एक समाकलन नियतांक का मान या समाकलन नियतांक को लिखना है, और इस बात को नोट करके चलो कि सबसे ज्यादा जो समाकलन के क्वेश्चन के अंदर गलती होती है वो यहीं पर होती है। अगर हम जी वाले स्टूडेंट से बात करें तो जी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर सी की कुछ ना कुछ कंडीशन देता है, और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सी लेके ही ना चलें, जल्दीबाजी में हमने कर दिया, जैसे अवकलन के अंदर करते हैं हम लोग, वैसे ही हमने कर दिया कि x की घात n का समाकलन x की घात n+1 बटे में n+1 हो गया। सी को हम भूल जाते हैं, तो भूल जाने पर आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर प्लस सी लेकर चलना है। अब अगर इसके बेसिस पर देखो किस तरीके से आपको कंडीशन देगा वो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ये आपके पास समाकलन का पहला नियम है, एक एग्जाम्पल मैं इसी का लेके चल रहा हूं, सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैं बोलूंगा कि एक फलन है आपके पास, एक फलन है y बराबर x की घात 4, y बराबर x की घात 4। अब y बराबर x की घात 4 है और आपको बोल रहा है कि x के सापेक्ष समाकलन करो, x के सापेक्ष समाकलन करो। तो अगर मैं इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा समाकलन y फलन का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, लिख दिया, बराबर y का मान लिखो, y का मान क्या है, x की घात 4 और साथ में क्या है dx। अब x की घात 4 का और इसका कंपैरिजन करो तो मैं बोलूंगा n का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। n का मान अगर 4 है तो समाकलन का मान कितना होगा, तो समाकलन का मान हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1 बटे में 4 प्लस 1 प्लस में c जरूर लगाना है, बराबर अपना आंसर क्या बन गया, x की घात 5 बटे 5 प्लस c, ये अपना आंसर बन गया। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे तो c का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे कि इसी के साथ वो कंडीशन जोड़ दे, क्या कि जब x बराबर 0 है तब y बराबर 1 है। जब x बराबर 0 है तब y बराबर 1 है, ये कंडीशन आपको इसने साथ में सम्मिलित कर दी। तो मैं बोलूंगा कि जब y का मान जो है, x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 1 है। तो मैं बोलूंगा चलो सीधा मान रख देते हैं, x का मान 0 रख दिया तो y का मान कैसे आ गया भाई, ये y का मान 1 कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पद ही नहीं है, दोनों 0 बराबर 0 आ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा जब हम इस समीकरण के अंदर देखते हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि जब x बराबर 0 है तब y का मान कितना है आपके पास, 1 है। तो इस वाली कंडीशन का यूज करके हम यहाँ पर c का मान निकाल सकते थे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो कंडीशन देखनी है क्वेश्चन के अंदर कि वो कंडीशन क्या है और उसके बेसिस पर मैं c का मान कैसे निकाल सकता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है c के मान निकालने के वो हम सबसे लास्ट के अंदर सोल्व करेंगे। तो अभी हम बेसिक जो अपने पास सबसे पहला फॉर्मूला है इसी के ऊपर बेसिस कई तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है वो और सोल्व करते हैं, बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि यदि y बराबर हो x की घात माइनस का
5 और आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना हो। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो आप? x के अवकलन नहीं, आप कर रहे हो इसका समाकलन। आपको x के सापेक्ष इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अगर मैं समाकलन इसका ज्ञात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, मैं लिखूंगा समाकलन y dx बराबर समाकलन y का मान रख लो x की घात -5 dx, x की घात -5 कंपेयर करो, यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा? x की घात -5 प्लस 1 बटे में -5 प्लस 1 प्लस में c। तो अपना आंसर क्या बन गया? x की घात -4 बटे में -4 प्लस c, या इसको सुंदर बना लूं तो क्या बन जाएगा? -1 बटे में 4 x की घात 4 प्लस c। ये आपके पास आंसर है बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम आगे की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।